Hello students, welcome to our YouTube channel ACBGA. Myself Vimal Prajapati. In this video students, class 10th maths, we will discuss about exercise 1.3. Okay students, so now question number 1, prove that root 5 is irrational. Okay, तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है कि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज ए रेशनल. रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. ठीक है, या फिर रूट 5 इज रेशनल. मैंने लेट कर लिया कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है. ठीक है ना. Therefore, अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो यू नो कि रूट 5 कोई अगर रेशनल नंबर जैसे होता है उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है ना. सो रूट 5 इज रेशनल, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल a अपॉन b. ठीक है ना. अगर रेशनल है तो हम a अपॉन b या फिर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप चाहें तो p अपॉन q भी लिख सकते हो, a अपॉन b समथिंग कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे p अपॉन q ले लिया, तो p अपॉन q की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. रेशनल नंबर कौन से होते हैं कि जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड p एंड q आर कोप्राइम. ठीक है, समझिए कि कोप्राइम यहाँ पे क्या है कि जो हमने p एंड q कोप्राइम लेट किए, तो कोप्राइम मींस ये जो द नंबर्स हैं p एंड q, ये जो है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, मींस अगर हम p और q दोनों का HCF फाइंड करेंगे तो वहां पे HCF आपका 1 आना चाहिए. यहाँ पे मैंने 2/5 जैसे ये लिखा. ठीक है, अब हम बात करें 2 और 5 की. अगर इनके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इनको अगर हम फैक्टराइज करके HCF फाइंड करते हैं तो HCF यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा. ठीक है, कोप्राइम कौन से होते हैं कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मींस HCF जो है वो 1 होना चाहिए. कोई भी ऐसे नंबर जिनका HCF अगर 1 है तो वो कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम. तो यहाँ 2 एंड 5 कैसे नंबर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ लेते हैं कि जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, या यहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस में लिख रखा है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 4/10 अगर होता तो अभी तो कॉमन फैक्टर 2 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे 2 2 4 2 5 10, तो ये अपॉन 2/5 हो गया है ना, 2/5. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. देखो यहाँ पे क्या मिला कि ये कोप्राइम दोनों नंबर्स आ गए. ठीक है ना, तो ये होता है कोप्राइम. ओके, मैंने क्या लेट कर लिया कि रूट 5 इज इक्वल p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये रेशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड p एंड q आर कोप्राइम. ओके, अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर क्या बना, ओनली 5. ठीक है ना. अब यहाँ p का p स्क्वायर अपॉन ये जो q है वो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर. ठीक है ना, ये बना. अब q स्क्वायर अपॉन में इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे, इधर जब लेके आएंगे तो आपका बन जाएगा pq स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर, सॉरी 5q स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर. ठीक है, ये रिजल्ट बना. अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिए. ठीक है, इसको समझिए. इसको थोड़ा समझते हैं रफली. यहाँ पे p स्क्वायर है. ठीक है, एक नंबर ले लेते 10 या फिर समथिंग 120 समथिंग कुछ भी आप ले लीजिए. कि जैसे ये 10 है, यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 2 into 5, मतलब ये जो 10 है वो किसके इक्वल है, 2 into 5 के इक्वल है. ठीक है, तो समझिए कि अगर इसके इक्वल में 2 into 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर जो नंबर लिखा है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. ठीक है ना, इसका मींस क्या होगा कि इधर जो नंबर लिखा है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है ना, ये कंडीशन है यहाँ पे. तो यहाँ p स्क्वायर के इक्वल में क्या है, 5q स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे जो p स्क्वायर है उसके इक्वल में अगर हम बात करें तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है इस p स्क्वायर का एक फैक्टर है.
ठीक है ना, कह सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। 100% अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो फिर पी जो है वो भी 5 से डिविजिबल ही होगा। देयरफॉर अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। फिर से यहाँ पे समझ लीजिए कि पी जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पी को फैक्टराइज करें तो उसके फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा। भाई क्या हो गया इसका मतलब, p अगर 5 से डिविजिबल है तो p के फैक्टराइजेशन 5 आ रहा होगा तभी तो डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर p 5 से डिविजिबल है तो हमने लेट कर लिया कि जो p का फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस टाइप से होगा। मैंने p c लेट कर लिया। p c लेट करने का मतलब एक फैक्टर 5 जरूर होगा। अदर क्या हो सकते हैं उसको मैंने c लेट कर लिया, मतलब c कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर नाउ लेट जो p है इज इक्वल 5c। ठीक है ना, यहाँ c की जगह पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे pq लेट किया, r भी लेट कर सकते हो, p r है ना, समथिंग कुछ भी लेट कर सकते हो। मैंने c लेट कर लिया। ठीक है, तो p इज इक्वल 5c आपका जो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम p की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट है, 5q स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर जो आपका है वहां मैंने रखा 5c, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको करिए सॉल्व। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 और ये आपका c स्क्वायर है ना। अब 5 से ये कट हो जाएगा, या तो आप इसको इधर ट्रांसफर करके इसके बाद कट करो या फिर यहीं पे डायरेक्टली कट कर सकते हो। 5 5 से 25, q स्क्वायर इज इक्वल 5c स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्ट बना बिल्कुल सिमिलरली जैसे आपका ये बना था यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही आपका ये बन गया। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कहा था पी स्क्वायर के इक्वल में 5q स्क्वायर मतलब 5 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल था। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका जो है q स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो q स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब जो p स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो फिर q भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, देयरफॉर q इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपकी बनी थी p इज डिविजिबल बाई 5, इसको जैसे हम वहीं पे 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम लेट कर लेंगे 2। ठीक है, ध्यान से चेक कीजिए कि जो p है वो डिविजिबल बाई 5, p 5 से डिविजिबल है, q इज डिविजिबल बाई 5, q भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल है। दैट मींस p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। मतलब यहाँ पे मैंने, अब देखो ध्यान से क्या लेट किया था, पी क्यू जो थे वो कोप्राइम थे। कोप्राइम मीन्स उनका HCF 1 आना चाहिए था, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि P इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो यहाँ पे एक आपको अपोजिट जो है ना रिजल्ट मिल रहा है, कॉन्ट्रेडिक्स है ना, यहाँ पे एराइज हो रहा है, कॉन्ट्रेडिक्स एराइज हो रहा है कि जो यहाँ पे मैंने माना था वो एज्यूम्पशन जो किया था वो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे निकल रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एज्यूम्पशन था वो रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखेंगे वो ये हो सकती है, यहाँ पे दिस कॉन्ट्रेडिक्शन या फिर दिस कॉन्ट्रेडिक्स arisen
ड्यू टू रॉन्ग एज्यूम्पशन। मतलब यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रेडिक्ट्स आया है वो कैसा है, अपोजिट, मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट्स मींस अपोजिट। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है एराइज हो गया, क्यों हुआ, बिकॉज ड्यू टू रॉन्ग एज्यूम्पशन, क्योंकि हमने जो एज्यूम्पशन किया था वो हमारा एज्यूम्पशन कैसा है, रॉन्ग था, ठीक है ना भाई। हमने क्या किया था, उल्टा इसको लेके चले थे। मैंने कहा चलो रेशनल लेके चलते हैं, हम गलत बात को लेके चलते हैं, अगर ये लास्ट में अगर प्रूफ हो गई, अगर गलत बात सही सिद्ध हो जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग माना जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेशनल माना और यहाँ पे कोप्राइम मान लिया। अब इस कंडीशन को जब सॉल्व करते हुए आए तो यहाँ पे हमें कोप्राइम नहीं मिले, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा एराइज हुआ, कॉन्ट्रेडिक्ट्स, यहाँ पे उल्टा अपोजिट यहाँ पे एराइज हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्यों एराइज हो रहा है वो कॉन्ट्रेडिक्ट्स, बिकॉज हमारा जो एज्यूम्पशन है वो कैसा है, रॉन्ग है, मतलब रूट 5 रेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे therefore रूट 5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नहीं है, फिर क्या है, इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको नोट कीजिए, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो जिस टाइप से था उस टाइप से नहीं है, थोड़ा सा मेथड यहाँ पे चेंज हुआ है, नंबर चेंज हुआ है। ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सेम कंडीशन वैसे ही हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, इसके अपोजिट में एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, लेट 3 + रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। मैंने इसको क्या लेट कर लिया, रेशनल लेट कर लिया, ठीक है। therefore 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल P/Q। यहाँ पे भी मैंने P/Q ही लेट किया है, where Q is not equal to 0 and P, Q are co-prime, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसको लिख दिया, ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ बिल्कुल सेम वो मेथड इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको ध्यान से देखिए कि हमें क्या करना है कि जो रूट वाला जो नंबर है बस केवल उसे इधर रखना है। एलएचएस में बाकी के जितने भी इंटीजर्स और जो भी नंबर्स हैं उनको हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, P/Q की मतलब राइट साइड में, ओके। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, इज इम्प्लाइज दैट इज 2 रूट 5 इज इक्वल P/Q। पहले तो इस 3 को ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -3, है ना। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे अगर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो P1 और Q का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q/Q, ठीक है ना, ये आ गया। नेक्स्ट कि आप यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल, अब 2 यहाँ पे इनटू में जब हम इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या अपॉन में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड बन जाएगा। ध्यान से चेक कीजिए, मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं सकता। P और Q आपके नंबर्स हैं, ठीक है ना, इनको इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए कि P और Q मैंने कहा था कोप्राइम है, मतलब इंटीजर है या नंबर है कोई, तो ये भी आपको कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा और ये तो ऑलरेडी कोई ना कोई एक इंटीजर है। कह सकते हैं कि ये पूरा जो है आपका क्या रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना। क्यों है, क्योंकि Q 0 तो है नहीं, तो ये पूरा आपका क्या है, रेशनल। तो यहाँ पे रूट 5 अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रूट 5 ही मैंने प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो वो आपका क्या निकल के आया था, इरेशनल निकल के आया था। तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये आपका इरेशनल है और ये आपका क्या है, रेशनल, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो इरेशनल वाली हो, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इरेशनल, है ना, और ये आपका क्या है, इरेशनल, ठीक है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, इरेशनल और रेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमारा वही जो एज्यूम्पशन है फिर से रॉन्ग साबित हो रहा है। जो हमने एज्यूम्पशन लिया था, जो किया था, वो वहाँ पे हमारा बिल्कुल अपोजिट में उसका जो है आंसर मिल रहा है। हमारा एज्यूम्पशन बिल्कुल रॉन्ग साबित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इरेशनल और रेशनल दोनों ही इक्वल हैं।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं p माइनस 3q अपॉन 2q, है ना, इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस और भी लिख सकते हो, जो कॉन्ट्रडिक्शन है हैज एराइजन। ठीक है ना, यहाँ पे अपोजिट आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, अब अपोजिट जब आपको रिजल्ट मिल रहा है तो फिर यू कैन से दैट 3 + 2√5 जो है आपका इरेशनल है, क्योंकि आपका एजम्पशन जो है वो रॉन्ग यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई एजम्पशन इज रॉन्ग, therefore 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और उसका जो है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ 3 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 1/√2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स इसे समझते हैं। इसको भी आप बिल्कुल सेम उसी मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं कि p/q लेट कर लेंगे या रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 जो है, इसको अगर रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, जो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ्स में, तो आपका √2/√2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट जो मिला है। तो यहाँ से अब इसको लेट कर लेते हैं। √2/2 लेट इज रेशनल। ठीक है ना, रेशनल लेट कर लिया तो √2/2 इज इक्वल p/q। देयरफॉर अगर ये रेशनल है तो p/q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं p एंड q आर कोप्राइम्स। ओके, p एंड q आर कोप्राइम, बट इस कोप्राइम कंडीशन की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी कोप्राइम की। ठीक है ना, तो समझिए इसको। सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से। मैंने आपसे कहा था कि रूट वाला जो नंबर है वो हम LHS में छोड़ेंगे, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो केस है वो ये है, नेक्स्ट स्टेप √2 इज इक्वल टू अपॉन में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2p/q। बिल्कुल सिंपल, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान से देखिए कि q है 0 के इक्वल तो है नहीं, मैं लेट कर चुका हूँ कि q जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, अब ये जो q है वो कोई एक इंटीजर है, 0 के इक्वल नहीं है। 2p क्या है, ये भी कोई एक नंबर है ना, तो ये आपका क्या, ये पूरा आपका क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर बना। बट √2 जिस तरीके से √5 इरेशनल था, बिल्कुल सेम उसी मेथड से आपका √2 क्या है, इरेशनल होगा। अच्छा, इरेशनल वैसे ये प्रॉपर्टी, ये प्रूफ करने की, ये जो हम ये प्रूफ करने क्या है, ये प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना, वैसे डायरेक्टली कोई भी रूट वाले नंबर्स हैं जिनका रूट कैंसिल आउट नहीं हो सकता, वो आपके इरेशनल होते हैं। √3, √5, √6, √7, है ना। अब √4 की अगर बात करें, वो आपका रेशनल है, बिकॉज √4 इज इक्वल क्या मिलेगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो आपका रेशनल बन गया। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका रेशनल है और ये आपका क्या है, रेशनल। ठीक है ना, ये तो आपका रेशनल बन गया और ये आपका क्या है, रेशनल। तो आप क्या लिखेंगे, 2p/q इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। सो देयरफॉर माय assumption इज रॉन्ग। मेरा जो एज्यूम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग। यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्स एराइजन हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्स जो एराइजन हुआ है किस वजह से हुआ है,
ठीक है। इस वजह से हुआ है कि रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। वो यहाँ पे ये पूरा आपका रेशनल मिल रहा है, ये टोटल इंटीजर्स है ना, और ये रूट वाला नंबर है, यहाँ पे रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, मैंने बताया। तो ये तो आपका इरेशनल है, तो ठीक है ना। तो माई एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2 पार्ट सिमिलरली आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फॉर एनी प्रॉब्लम यू मे कमेंट, ओके। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।